राम राम जी, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कोरोना की दूसरी लहर के बारे में कि आखिर ये कोरोना की दूसरी लहर कब तक चलेगी और ये कब ख़त्म होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 1-1.5 साल में पूरी दुनिया के अंदर कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। एक तरह से माने तो यह प्रकृति का हम लोगों से बदला है, क्योंकि हमने प्रकृति को बहुत नुकसान दिया है और प्रकृति अब वापस हमसे उस नुकसान का बदला ले रही है। कोरोना ने देश के हर एक ज़िले, हर एक राज्य और हर एक गांव में हालात इतने बदतर पैदा कर दिए थे कि निरंतर लोग अपनों को गंवा रहे थे और यह क्रम आज भी जारी है। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा कि वास्तव में क्या ये कोरोना की दूसरी लहर के कारण ही हो रहा था, या फिर स्वास्थ्य विभाग की असमंजस्य वाली व्यवस्थाओं के कारण, या फिर वामपंथियों और अन्य विरोधी राजनीतिज्ञों द्वारा की गई गंदी चालों के कारण। तो इसको समझने के लिए आपको आज का ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। हम इस वीडियो में आज इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बारे में बात करें तो ये अप्रैल से स्टार्ट हुई थी। अप्रैल से पहले तक भारत में हालात एकदम सामान्य हो चुके थे। हम अपने सामान्य जीवन की ओर दोबारा प्रस्थान कर रहे थे, परंतु तभी कोरोना की दूसरी लहर आई और अपने साथ सब कुछ बहा ले गई। इस दूसरी लहर ने हमारे देश से कई प्रतिभावान साथियों को हमसे छीन लिया है, जिनमें रोहित सरदाना जैसे निष्पक्ष पत्रकार और डॉक्टर के अग्रवाल जैसे प्रतिभावान चिकित्सक भी थे। कोरोना की दूसरी लहर के अंदर सबसे ज़्यादा मुद्दा जो उठा है वह है ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों के अंदर बेड नहीं मिल पाना। अगर आपको जानकारी हो तो हाल ही के अंदर एक कांग्रेस के टूल किट के कुछ डॉक्यूमेंट्स मीडिया में और सोशल मीडिया के अंदर वायरल हुए थे, जिनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार को किस तरीके से टारगेट करना है और किन किन मुद्दों के ऊपर उनको नेशनल मीडिया के अंदर घेरना है। और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपना कार्य कुछ तरीके तक, कुछ लिमिट तक किया भी है, परंतु जब देश की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों में हो रही बेड की कमी के लिए ऑडिट करवाना शुरू किया, तो अगले 5 से 10 दिनों के अंदर ही हालात फिर से सामान्य होने लगे। क्योंकि जितने हालात बदतर कोरोना ने नहीं किए थे, उससे ज़्यादा तो इन राजनेताओं ने और इन वामपंथी दोगलापंथियों ने देश के अंदर पैदा कर दिए थे। क्योंकि अगर कोरोना की दूसरी लहर में भी मोदी सरकार समय रहते काबू कर लेती तो इन कांग्रेसियों और वामपंथियों को कोई मुद्दा नहीं मिलता मोदी सरकार को टारगेट करने का। इसलिए गंगा में बहती लाशें, ऑक्सीजन की कमी अस्पतालों में बेड न मिल पाना, इन सब को एक मुद्दा बनाया गया, जबकि यह सब इन्हीं की चाल थी। कुछ जांच और कुछ सूत्रों से पता चला है कि पुलिस की और ऑडिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा रही है, उसकी जांच से पता चला है कि कांग्रेस ने जो टूल किट बनाया था उसके अंदर सारे वही निर्देश दिए गए हैं जो केंद्र सरकार को टारगेट किया जा सके, या फिर भारत और केंद्र सरकार की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर धूमिल की जा सके। इन लोगों का टारगेट केवल इतना था कि ये मोदी सरकार को एक भक्षक बताए कि ये लाखों लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी के कारण छीन रहे हैं। पहले इन लोगों ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहें उड़ाई कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से नपुंसक हो जाएंगे या फिर कोई और अन्य बीमारियां हो जाएगी, परंतु जब सरकार ने बार बार निवेदन किया लोगों से वैक्सीन लगवाने के लिए, फिर भी लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, तो सरकार ने विदेशों में वैक्सीन को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया विदेशों की सहायता के लिए। और आज विदेशी कई मुल्कों ने अपने देश में हालात सामान्य कर लिए हैं, वहाँ पर लगभग वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका है और आज हालात सामान्य होते जा रहे हैं निरंतर। परंतु हमारे देश में आज भी हालात वैसे ही बदतर होते जा रहे थे, जो अभी पिछले कुछ दिनों से थोड़ा नियंत्रण में आए हैं। मेरा मानना इतना ही है कि आप किसी नेता के विरोधी हो सकते हैं, आप अपनी विपक्षी पार्टी के विरोधी हो सकते हैं, परंतु आप देश विरोधी क्यों बन रहे हो?
आप अपने निजी स्वार्थ के लिए देश की आम जनता को गुमराह करके उनकी जान दांव पर क्यों लगा रहे हो? इसका कारण क्या है? क्या आपके लिए सामान्य लोगों की जान का कोई मूल्य नहीं है? जिन लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोविड जैसी वैक्सीन जो कोविड के उपचार के लिए बनाई गई हैं, ऐसी वैक्सीन को एक समय सीमा तक स्टोरेज करके रखा जा सकता है। अगर उस समय सीमा तक उनको उपयोग में नहीं लिया गया तो वो सारी की सारी खराब हो जाएंगी। जब भारत के अंदर लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो वह डोज जो पहले बनकर तैयार हो चुके थे और स्टोरेज में ख़राब हो रहे थे, भारत सरकार ने उन्हें विदेशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उसी का परिणाम हमें बदले में ऑक्सीजन की आपूर्ति विदेशों के द्वारा संकट के अंदर मिली थी, उसके रूप में मिला है। यह मोदी जी की दूरदर्शिता भी आप मान सकते हैं कि उन्होंने जो डोज खराब हो रही थी उसे विदेशों में भेजा और समय रहते जब हमें ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो उनकी आपूर्ति उन्हीं वैक्सीनेशन के जो डोज हमने उनको दिए थे उनके बदले में पूरी हुई। यह बात आपको माननी भी पड़ेगी और आपको समझनी भी पड़ेगी। और अगर आप फिर भी इसके बारे में थोड़ा बहुत भी भ्रमित होते हैं तो आप इंटरनेशनल मीडिया में जाकर सभी न्यूज़पेपर, सारे बयान सब पढ़ सकते हैं। सब में भारत को टारगेट तो किया गया है, परंतु वो लोग भी इस बात से नकार नहीं सकते कि भारत ने इस महामारी के अंदर भी पूरे संसार की वैक्सीन देके कितनी सहायता की है। गंगा में बहती लाशों को दिखाकर जो इन लोगों ने मुद्दा बनाया था कि गंगा के किनारों के ऊपर 100 दफन क्यों हैं, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार तो 100 दफनाए नहीं जाते हैं, तो कोरोना के अंदर लोगों ने गंगा के किनारों पर 100 क्यों छोड़ दिए? तो इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के अनुयायी जो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं उनमें कुछ जातियाँ ऐसी हैं बौद्ध धर्म के अनुयायियों की जो मृत्यु के बाद शरीर को नदी के किनारे दफनाती है, और उत्तर प्रदेश में ऐसी जातियों के लोगों की कमी नहीं है। और मृत्यु तो चाहे वो कोरोना से हो या फिर किसी अन्य रूप से, मृत्यु तो एक प्रकृति का नियम है और मृत्यु होती रहती है। यह मामला तब पकड़ में आया जब कुछ उसी जाति के लोगों ने उन बहती लाशों के बारे में लोगों को बताया कि यह हमारे रीति रिवाज हैं कि हम मृत्यु के बाद में हमारे जो अपने होते हैं उनको जलाते नहीं, उनको गंगा नदी के किनारे दफनाते हैं। यह हमारी एक सामान्य प्रक्रिया है और यह कोरोना काल में ही नहीं, हज़ारों साल पहले से चली आ रही है, जब से बौद्ध धर्म के अनुयायी इस संसार के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं तब से। कुछ लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आता रहता है कि कोरोना की दूसरी लहर कब ख़त्म होगी और कोरोना की दवा क्या है। तो भाइयों, कोरोना की दूसरी लहर तो लगभग ख़त्म होने की कगार पर ही है, परंतु कोरोना की तीसरी लहर अभी आनी बाकी है और उसके लिए हमें सावधानी पहले से रखनी पड़ेगी। सावधानी रखोगे तो आप बचाव में रहोगे, नहीं तो यह बीमारी किसी को भी चपेट में ले सकती है। और कोरोना की कोई दवा है तो वह है एकमात्र वैक्सीन। अगर आपने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं तो आप सुरक्षित हैं। और इसका उदाहरण आप ताज़ा सेकेंड वेव के अंदर मिले केसेस के अंदर भी देख सकते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो एक उम्रदराज व्यक्ति हैं, उनको भी कोरोना की दूसरी लहर ने अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके बाद उनका जब उपचार हुआ, उनकी जब जांच हुई तो उनके सीने के एक्सरे से पता चला कि जो अन्य मरीज हैं जिन्होंने कोरोना के दोनों डोज अभी तक लिए नहीं हैं, उनके फेफड़ों के एक्सरे और मनमोहन सिंह जी के फेफड़ों के एक्सरे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि जिन लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं उनके फेफड़ों के ऊपर यह वैक्सीन एक सिक्योरिटी सर्कल बना देती है एक तरीके से, जो हमारे फेफड़ों को कोरोना की दूसरे म्यूटेंट से जो जाले बनते हैं उनसे बचाता है। और कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा जान गई है हृदय गति रुकने से, और उसका कारण है कोरोना का जो ये नया म्यूटेंट है, ये हमारे फेफड़ों को मकड़ी के जाले की तरह चारों तरफ से कवर कर देता है, जिसके बाद हमारे फेफड़े पंप करना बंद कर देते हैं और हृदय गति रुकने से इंसान की मौत हो जाती है। इस समय के ऊपर सावधानी ही सबसे बड़ा उपचार है। अगर आप सावधानी रखोगे तो आप खुद भी सुरक्षित रहोगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख पाओगे।
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वैक्सीन लगवाइए, खुद को भी और अपने परिवार को भी। बिना काम के बाहर नहीं जाएं। अगर आपको बाहर जाना भी पड़ता है तो मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी और सरकार द्वारा बताए गए नियमों की निरंतर पालना करते रहें। जय हिंद, जय भारत। भाइयों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और भाइयों सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। धन्यवाद।